बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारी इस प्रेस वार्ता में आने के लिए। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री से संबंधित 3 जानकारियां आप लोगों को देनी है। सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं, क्योंकि मीडिया के एक तबके में बार बार ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से क्या लेना देना है। मैं उनकी बात से, मीडिया की इस राय से बिल्कुल सहमत हूँ। कोई उसमें हमारा मतभेद नहीं है। प्रधानमंत्री ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट नहीं है, कक्षा 12 पास है, 10 पास है, 8 फेल है, इससे उनकी योग्यता का आकलन नहीं किया जा सकता। 2 मसले हैं जिसके आधार पर हम लोग बात करें। पहली बात, देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए और अपनी बारे में दी गई किसी भी जानकारी को छुपाना नहीं चाहिए। पहला सवाल। दूसरा सवाल, अपनी डिग्री को की फोर्जरी नहीं करनी चाहिए, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। तीसरा सवाल, देश के वित्त मंत्री के माध्यम से फोर्जरी करवाई जाए, ये उससे बड़ा अपराध है। तो देश के प्रधानमंत्री ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट नहीं, इसके आधार पे उनकी योग्यता, उनके नेतृत्व की कुशलता पर हम कोई सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। हमारी आपत्ति इस बात पर है कि देश के प्रधानमंत्री ने देश के सामने झूठ बोला, डिग्री का फर्जीवाड़ा किया गया और डिग्री के फर्जीवाड़े में देश के वित्त मंत्री को इन्वॉल्व किया गया। ये 3 सवाल हैं जिसके आधार पे हम लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। और हमने उस दिन भी कहा था, अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को पर्जरी के आरोप में उनके खिलाफ इंपीचमेंट की प्रोसीडिंग शुरू हुई थी। पर्जरी का मतलब होता है लाइंग अंडर ओथ, यानी शपथ देकर झूठ बोलना। तो आपने एफिडेविट दिया था और एफिडेविट देकर अगर आप झूठ बोलते हैं, इसका मतलब पर्जरी का केस है, फोर्जरी का केस है, पर्जरी का केस है और कॉन्स्पिरेसी का केस है। अब मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं जो बहुत ही सनसनीखेज जानकारी है। कल दिल्ली विश्वविद्यालय में हम लोग गए थे। ट्वीट का है। कल हम दिल्ली विश्वविद्यालय गए थे। वहां के वाइस चांसलर, वहां के रजिस्ट्रार, वहां के एग्जामिनर कंट्रोलर, डिप्टी एग्जामिनर कंट्रोलर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सबसे हमने कहा भाई किसी से तो मुलाकात करवा दो। तो हमसे कहा गया कि आज उनके पास वक्त नहीं है, 2 मिनट का भी वक्त नहीं। हमने कहा हम रात 10 बजे तक वहां इंतजार करने के लिए तैयार हैं। बोले नहीं, आज संभव ही नहीं है। बाद में पता चला कि संभव क्यों नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रार साहब अपने मोदी जी के एक फेवरेट चैनल को बाइट देने में जुटे हुए थे और उस चैनल ने भी उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, कोई सवाल नहीं पूछा, खाली बैठाल के वो तोता रटंत की तरीके से उन्होंने बोल दिया। तो हमसे मिलने का वक्त नहीं था, लेकिन टीवी चैनल को इंटरव्यू देने का वक्त था। तो ये स्पष्ट था कि एक षड्यंत्र के तहत हमसे मुलाकात नहीं की गई। उन्होंने दावा किया, रजिस्ट्रार महोदय ने, कि जो कागजात दिखाए गए हैं उस कागजात के मुताबिक जो बीजेपी के नेताओं ने जो मार्कशीट दिखाई है वो सही है। मैं आपके सामने एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं। यह ट्वीट है महाराष्ट्र के जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगली का। उन्होंने सितंबर 2015 में दिल्ली विश्वविद्यालय में आरटीआई लगाई थी और आरटीआई लगा के यह कहा था कि 1978 में जिन तमाम लोगों ने ग्रेजुएशन किया है उनके नाम और उनके रिकॉर्ड हमको उपलब्ध कराए जाए। और आपको जान के हैरानी होगी दिल्ली विश्वविद्यालय ने क्या जवाब दिया था। और अनिल गलगली ने ट्वीट करके कहा है, आप सब लोग संपन्न लोग हैं, खासतौर पर टाइम्स नाउ तो मुंबई से ही ऑपरेट करता है। अनिल गलगली के पास जाके वो डॉक्यूमेंट भी मांग सकते हैं, आरटीआई की कॉपी भी मांग सकते हैं और उनका इंटरव्यू भी कर सकते हैं। मैं उस ट्वीट के माध्यम से कह रहा हूं, उन्होंने लिखा है कि do you reply me September 2015 that no record of any students who are passed before 3-4 decades is not available with us. Before 3-4 decade
हमारे पास अवेलेबल नहीं है। 1978 के ग्रेजुएट जिन लोगों ने किया है उनका रिकॉर्ड दिल्ली विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध नहीं है। ये दिल्ली विश्वविद्यालय ने सितंबर 2015 में महाराष्ट्र के जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगली को ये जवाब दिया। अगर रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तो रजिस्ट्रार महोदय ने कल किस आधार पर ये कहा कि उन्होंने रिकॉर्ड देखा है, चेक किया है, वेरीफाई किया है और उसमें उनका एनरोलमेंट नंबर भी प्रधानमंत्री जी का सही है और उनकी मार्कशीट भी सही है, वो जेन्युइन ऑथेंटिकेटेड है। तो या तो तब दिल्ली विश्वविद्यालय ने झूठ बोला या कल दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार महोदय झूठ बोल रहे थे। उस इंटरव्यू में जिस तरीके से पसीने से लथपथ थे, स्पष्ट है कि बेचारे अपनी नौकरी बचा रहे हैं। गुजरात के अंदर जिस व्यक्ति ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने की जरूरत की या बात नहीं मानी, या तो वो जेल चला गया या वो नौकरी से सस्पेंड हो गया या नौकरी से टर्मिनेटेड हो गया या उसको लीगल केसेस झेलने पड़े। तो बेचारे रजिस्ट्रार साहब की क्या हैसियत है कि वो देश के प्रधानमंत्री के बारे में उनका कहा टाल दे। तो मान सकता, मैं उनकी मजबूरी को मान सकता हूँ। अपनी नौकरी हर आदमी को प्यारी होती, खाना अपने पेट का खाना होता है, बच्चों का पालन पोषण करना होता है। आज मैं आपके सामने मैं चाहूंगा कि आप सारे रिपोर्टर लोग कम से कम अपने टीवी चैनल्स के एडिटर्स को बोल दीजिए कि मुंबई के अंदर अनिल गलगली साहब हैं, उनका एक इंटरव्यू कर लें। वो आरटीआई के कागज आपको दिखा देंगे, आप वो ले लीजिएगा। हमने ट्वीट के माध्यम से कहा है। और जर्नलिज्म का फर्ज ये है कि जहां कहीं से भी सूचना मिले उस सूचना को ऑथेंटिकेट करिए, उसको वेरीफाई करिए, कंफर्म करिए, रिकन्फर्म करिए और अपने टीवी चैनल या अखबार में उसको प्रोड्यूस करिए, बिना ये जाने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं जानता हूं कि टीवी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज मोदी जी को बहुत डिफेंड करना चाहते हैं, खुलकर डिफेंड कर रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं। कल मैंने आपको कुछ डॉक्यूमेंट दिखाए थे। यह 1978 दिल्ली यूनिवर्सिटी का मार्कशीट, इसको ध्यान से देख लीजिए आप लोग। ये दिल्ली विश्वविद्यालय का है, दिल्ली विश्वविद्यालय का ऑथेंटिकेट दिल्ली विश्वविद्यालय की मार्कशीट है। ये देख लीजिए। ये 1980 के भी दिल्ली विश्वविद्यालय की मार्कशीट है। एक ही नहीं, दो मैंने लिया इसीलिए ताकि कहीं कोई सवाल ना खड़ा कर दे कि हमने कोई फर्जरी भी की है, क्योंकि ये बड़े खतरनाक लोग हैं, कुछ भी कह सकते हैं। और ये है 1978 की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मार्कशीट का दावा किया गया है अरुण जेटली जी ने और अमित शाह जी ने, नाम भी मिस कर जाता है। ये 1978 है। तो ये डॉक्यूमेंट भी 1978 का है मार्कशीट, और ये डॉक्यूमेंट भी 1978 की है, एक ही साल की है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। अगर कोई ये कहना चाहता है कि हमारे डॉक्यूमेंट फर्जी, कृपया उसको यहां पे चुनौती दे सकता है। देख लीजिए इसको ध्यान। कोई चिंता नहीं, डिग्री एक ही होगी। आप सर चेक कर लीजिए, हम तो एग्जांपल दे रहे हैं, तो हजारों लोग पास हुए होंगे। अब आप ये देखिए, मेरा पहला सवाल ये है रजिस्ट्रार महोदय से, दिल्ली के विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर महोदय से, रजिस्ट्रार महोदय से, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आप देख लीजिए कैसे लिखा हुआ। और ये जो मोदी जी की डिग्री है उसमें ऊपर टॉप पे ये देखिए, ये बहुत स्टाइलाइज्ड तरीके से लिखा हुआ। यहां पे बहुत सिंपल तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली लिखा गया, और सिर्फ 78 की डिग्री में नहीं, ये चीज 1990 की मार्कशीट में भी है। दोनों मार्कशीट में बहुत सिंपल तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली लिखा हुआ है, बहुत स्टाइलाइज्ड तरीके से लिखा गया, जैसे लगता है कि विक्टोरियन एज का कोई था, कोई बड़ा भारी कैलीग्राफी आर्टिस्ट था। तो हमने सवाल ये पूछा है, ऑन द मार्कशीट अवेलेबल विद अस इशूड अराउंड द सेम टाइम, नेम एंड सब्जेक्ट ऑफ द एप्लीकेंट आर हैंड रिटन, बट इन द मार्कशीट ऑफ, अच्छा सॉरी वो, हाँ, छठा सवाल है इसमें। इन द मार्कशीट अवेलेबल विद अस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इज रिटन इन सिंपल फॉन्ट, whereas in Modi's mark sheet, University of Delhi is written in modern font. How it is possible? How it is? पहला सवाल हमारा ये है कि हमें उम्मीद है रजिस्ट्रार महोदय इस सवाल का जवाब देंगे। दूसरा, आप ये देखिए नरेंद्र मोदी जी की मार्कशीट, इसमें नाम ध्यान से देख लीजिए, नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी, ये टाइप्ड है।
या कंप्यूटर जनरेटेड मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये हाथ से लिखा हुआ नहीं है, देख लीजिए इसको। और ये मार्कशीट हमारे पास है जो 1978 की है। इसमें नाम जो प्रार्थी महोदय उनका नाम हिंदी में लिखा हुआ और सब्जेक्ट भी हिंदी में लिखा हुआ है। हमारा दूसरा सवाल ये है, 1980 में भी यही चीज है। तो हमने दूसरा सवाल पूछा है, on the mark sheet available with us issued around the same time name and the subject of the applicants are handwritten, but in the mark sheet of Mr. Narendra Modi released by the BJP name and subject of the applicants are not handwritten. Why? क्यों नहीं? कुछ तो कारण होगा। हमारा तीसरा सवाल आज की तारीख में यह है, ये जो मार्कशीट है 1978 की जो हमारे पास उपलब्ध है, इसमें जो मार्क्स दिए गए हैं वो हाथ से लिखे हुए हैं। यहां तक कि लाइनें भी हाथ से खिली, आप देख लीजिए, यह हाथ से लिखा हुआ। लेकिन जो मोदी जी की मार्कशीट है उसमें कुछ भी, कोई भी मार्क्स हाथ से नहीं लिखा हुआ, यह टाइप्ड है, यह टाइप से लिखा हुआ, यह कंप्यूटर जनरेट किया गया है। तो हमने तीसरा सवाल इसी से पूछा है। हमने कहा है, इन द मार्कशीट अवेलेबल विद अस द मार्क्स obtained by students are handwritten, whereas in the mark sheet of Mr. Modi the marks are not handwritten. Why? कारण बताने की कृपा करें दिल्ली विश्वविद्यालय। हमारा जो चौथा सवाल है वो ये है, आप इसको ध्यान से देखिए, ये मार्कशीट, इसमें पास्ट या फेल, इसमें लिखा हुआ पास्ट, पास्ट भी अंग्रेजी में हाथ से लिखा हुआ है, हाथ से लिखा हुआ है। और जो मोदी जी की मार्कशीट है उसमें पास्ट सेकेंड डिवीजन या फर्स्ट डिवीजन टाइप किया हुआ है। मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप बताइए, मैं तो आपके सामने कागज पेश कर रहा हूं। या तो मेरे कागज फर्जी होंगे या उनके कागज फर्जी होंगे, दोनों एक साथ नहीं हो सकता, कुछ तो कारण होगा। और यही चीज 1980 में भी, मैं आपको बता दूं, सिर्फ 78 की बात नहीं, 1980 की मार्कशीट में लगभग यही चीज है, लगभग क्या 100% यही चीज है। दोनों मार्कशीट मेरे पास। हमने पांचवा सवाल ये पूछा, मार्कशीट अवेलेबल विद अस ऑफ सिग्नेचर ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज अंडर द हेड्स चेक्ड बाय एंड प्रिपेयर्ड बाय। Modi's mark sheet has been signed off only under the head checked by. Why the signature under the head prepared by is missing in Modi's mark sheet? And I'll show you also. This is Modi's mark sheet, 1978. Checked by. कहीं पे नहीं लिखा कि prepared by, checked by है ये। आप ध्यान से देख लीजिए इसको। सिर्फ 78 की मार्कशीट में नहीं, 75 की मार्कशीट में भी checked by, 76 की मार्कशीट में भी चेक बाई, प्रिपेयर्ड बाई इज मिसिंग, 77 की मार्कशीट में भी चेक्ड बाई एंड इट इज मिसिंग। और बड़ी हैरानी की बात है, आप जरा इसको ध्यान दीजिएगा इस बारे में, क्योंकि ये आगे भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा। चारों मार्कशीट में प्रिपेयर्ड बाई की जो सिग्नेचर हैं उनकी हैंडराइटिंग में लगभग अलग है, यानी अलग अलग लोगों ने चेक किया है। यहां पे आप देखिए चेक्ड बाई एंड चेक्ड बाई तो ये है, प्रिपेयर्ड बाई इज ऑल्सो देयर। सिर्फ 1977 की मार्कशीट में नहीं, ये जो 1978 की मार्कशीट है उसमें भी चेक्ड बाई, ये देखिए, प्रिपेयर्ड बाई चेक्ड बाई, प्रिपेयर्ड बाई चेक्ड बाई। सी दिस, व्हाई दिस प्रिपेयर्ड बाई इज मिसिंग फ्रॉम मिस्टर मोदीज मार्कशीट फ्रॉम 1975, मिसिंग इन 1976, मिसिंग इन 1977, मिसिंग इन 1978, व्हाई? इसके बाद हमारा जो छठा सवाल है, in the mark sheet of Mr. Modi for all the years 1975, 76, 77 and 78, a digit 2366 is written by hand at the top right corner. ये देखिए, ये कोने में लिखा हुआ 23666। ये क्या चीज है मुझे नहीं मालूम, मैं उसके बहस में भी नहीं जाना चाहता हूं। अब आप, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज, आप इसको ध्यान दीजिएगा। 1976 ये लिखा हुआ 2366, 1976 की मार्कशीट 2366 हाथ से लिखा, अकेली चीज है जो हाथ से लिखी हुई है। बाकी पूरी मार्कशीट के अंदर, चारों साल की मार्कशीट के अंदर सारी चीजें टाइप्ड है या कंप्यूटर जनरेटेड है, हाथ से सिर्फ एकमात्र चीज लिखी हुई है 2366, 77 2366,
782366। आप कह लेंगे इसमें कौन सी बात है? बिल्कुल नहीं। आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये चारों साल 2366 एक ही आदमी ने लिखा है, एक जैसी हैंडराइटिंग है, यानी एक आदमी ने लिखा है। जबकि चेक्ड बाय मोदी जी में ये बिल्कुल अलग सिग्नेचर है, ये अलग सिग्नेचर है, ये अलग सिग्नेचर है, ये अलग सिग्नेचर है। यानी एक जब ये कंप्यूटर से जनरेट करके मार्कशीट बनाई गई, किसी को लगा हुआ इसमें तो ये चीज मिसिंग है, तो बजाय दोबारा जनरेट करने के उन्होंने वही हाथ से एक ही आदमी ने 4 साल का लिख दिया। ये क्लिंचिंग एविडेंस है फोर्जरी का कि चारों साल 2366 एक ही आदमी को लिखा और अकेला है। हमारा 7वां सवाल है, in the mark sheet available with us, Mr. Modi for all the years, Modi's mark sheet available with us appears to be computer generated. Did the Delhi University had computers in 1975? हमारी जानकारी यह है कि माइक्रोसॉफ्ट ने 1984 में, क्यों दिलीप भाई आप तो कंप्यूटर की जानकार है, उसके पहले IBM 370 था, IBM दिल्ली में एक ही था। हाँ। वो बता दो। अब ये कंप्यूटर जनरेटेड है। बता दें कि भाई 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर कंप्यूटर था या नहीं था? ये मैं सवाल उनसे पूछना चाहता हूं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा आखिरी सवाल है, इसमें जो फॉन्ट का इस्तेमाल किया गया है, ये फॉन्ट भी मॉडर्न फॉन्ट है। ये 2014-15 के आसपास का फॉन्ट है। आप देख लीजिए, ये फॉन्ट बहुत, जो लोग बड़े पुराने पत्रकार जो थे उनको मालूम है कि उस वक्त कंप्यूटर तो था नहीं। पहली बात, जो टाइपराइटर भी था वो कैसे टाइप करता थी हमको आपको मालूम है। मैंने तो टाइपराइटर में काम किया, हालांकि मैं 77 में मैं पत्रकार नहीं था, मैं बहुत छोटा था। लेकिन ये जो फॉन्ट है ये लेटेस्ट है, मोस्ट मॉडर्न है। और जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होंगे वो हमारे ख्याल से, जैसे हमारे टाइम्स नाउ के मित्र बैठे हुए हैं, ये चेक कर सकते हैं कि 1978 के अंदर कंप्यूटर दिल्ली के अंदर अवेलेबल था या अवेलेबल नहीं था। अगर अवेलेबल था तो उसका फॉन्ट कैसा था, वाज इट लेटेस्ट, उसकी मैचिंग करा ले, अपने आप पकड़ में आ जाएगा। ये 8 सवाल मैंने आपसे पूछे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार महोदय से भी अगर मिलने का वक्त देंगे तो हम जरूर जाके उनसे पूछेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये 8 सवाल हैं। आप सब लोगों के इन 8 सवाल की कॉपी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध करा दी जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये लड़ाई हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर आदमी के खिलाफ लड़ाई है, जिसने गुजरात के अंदर हर उस आदमी का सिर कुचल दिया जिसने कभी उनके खिलाफ मुंह उठाने की या सिर उठाने की जरूरत की। एक लंबी फहरिस्त है किन किन लोगों को जेल भेजा गया, किन किन लोगों की नौकरियों से टर्मिनेट हुए, कौन कौन से लोग थे जिनको सस्पेंड कर दिया गया, कौन कौन से लोग हैं जिनके खिलाफ लीगल केसेस किए गए, कैसे लोगों को हैरेस किया गया। तो मैं मान सकता हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार महोदय तो बहुत छोटे से आदमी हैं, उनको भी अपना घर चलाना है, अपने बीवी बच्चे पालना है, उनको पढ़ाना लिखाना है। वो कैसे इतनी जरूरत कर लेंगे कि आप प्रधानमंत्री के खिलाफ मुंह खोलें और उनकी देश का वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दें। लेकिन मैं एक दिल्ली विश्वविद्यालय से एक बड़ा ही कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल पूछना चाहता हूं। सीआईसी का ऑर्डर है, सीआईसी के ऑर्डर पे कंप्लायंस का एक तरीका है, उनको जवाब देना था तो सीआईसी महोदय को जवाब देते या फिर अरविंद केजरीवाल और उनके द्वारा ऑथराइज लोगों को जवाब देते। दिल्ली शहर के अंदर कल कुछ भी 2 बीजेपी के लीडर बैठ जाएं, वो कोई भी सवाल खड़े कर दें तो क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार महोदय आके उसको जवाब देंगे? उनकी लॉयल्टी संविधान के प्रति होनी चाहिए, कानून के प्रति होनी चाहिए, न कि बीजेपी के 2 नेताओं के प्रति होनी चाहिए। तब तो कल कोई भी दिल्ली के अंदर कोई भी आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और उसका जवाब देते हम तो गए थे, हमको जवाब नहीं दिया।
हम तो सीपीआईओ के पास गए, हमें जवाब नहीं दिया। कल वाइस चांसलर के पास गए, हमसे मिलने से मना कर दिया। और अमित शाह और अरुण जेटली जी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के जो रजिस्ट्रार महोदय हैं, वो अपने एक फेवरेट चैनल को बैठ के बाइट दे देते ताकि उनसे कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग भी ना हो सके, कोई सवाल भी ना पूछ सके। उम्मीद करता हूं कोई चैनल आज इन 8 सवालों को दिखाएगा, इसका इन्वेस्टिगेशन करेगा। दोस्तों, कल हम बार बार गुजारिशें करते रहे कि हमें मिलने का समय दे दिया जाए। वीसी साहब ना मिल सके तो रजिस्ट्रार साहब मिल लें, वो भी ना मिल सके तो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन मिल लें, कोई मिल ले, कोई भी सक्षम अधिकारी मिल ले, डेप्यूटी रजिस्ट्रार मिल ले, कोई मिल ले। किसी ने भी हमें वक्त नहीं दिया मिलने का। और जैसे ही हम वहाँ से निकले, आप सबने देखा कि रजिस्ट्रार महोदय जो हमारे लिए उपलब्ध नहीं थे, सीआईसी के ऑर्डर्स के कंप्लायंस के लिए अवेलेबल नहीं थे, एक टेलीविज़न चैनल के लिए उपलब्ध थे वो, जिससे उनकी विशेष रुचि रही होगी। संवैधानिक पद पर है, जैसा आशु भाई ने बताया, उनकी संवैधानिक बाध्यता होनी चाहिए कि सीआईसी के ऑर्डर्स का कंप्लायंस पहले हो, टीवी चैनल पे बाद में जाएं। लेकिन ठीक है, उन्होंने इसका उलट किया। कल आप में से बहुत सारे साथी दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस में थे, वहाँ पे गेट पे अवेलेबल थे। 1.5-2 घंटे तक अनुमति लेने, न टाइम है नहीं है, अपॉइंटमेंट मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। और यह सब कुछ जब चल रहा था, हम वहाँ विश्वविद्यालय के तरफ से जो भी अधिकारी उपस्थित थे, उनके चेहरे के ऊपर आने जाने वाले भाव पड़ रहे थे। सभी भयभीत थे, कोई भी यह जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था कि आइए वीसी साहब नहीं है तो मैं आपसे बात कर लेता हूँ। वहाँ डीन डीएसडब्ल्यू तक अवेलेबल थे, लेकिन कोई यह जिम्मेदारी जवाबदेही लेने को तैयार नहीं था। कोई भी किसी भी प्रकार की टिप्पणी औपचारिक रूप से हमें देने को तैयार नहीं था, औपचारिक रूप से संवाद करने को हमारे साथ तैयार नहीं था। कारण भय था, और ये बहुत ही जायज़ भय है, इसमें उनकी बिल्कुल गलती नहीं है। गुजरात के विकास के मॉडल का जो इतिहास रहा है, उसमें सुनहरे अक्षरों में बहुत सारे लोगों का नाम लिखा हुआ है जिन्होंने माननीय मोदी जी के खिलाफ बोला है। उनकी क्या गति दुर्गति हुई, आप में से किसी से छुपी हुई नहीं है। यह भय था जो उन लोगों को बोलने से रोक रहा था, और यही भय कल शाम को दिखाई दिया जब रजिस्ट्रार साहब बाइट दे रहे थे। मुझे मालूम नहीं कि आप में से कितने साथियों ने उनकी बाइट को गौर से सुना और बीजेपी द्वारा जारी सर्टिफिकेट्स को उनके स्टेटमेंट से क्रॉस मैच कराने की कोशिश की। मैंने ये कोशिश की, चेहरे पे पसीना था, हड़बड़ी थी। एक क्रॉस क्वेश्चन के बाद वो जलेबी बनाने लगे थे कि बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जी, फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, ये करना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या बोला जिसका कोई मतलब नहीं था, अनावश्यक था। और ये सब बोलने में एक बहुत बड़ी गलती कर गए, वो जो आपके सामने मैं सुनाना चाहता हूँ। मैं सुना देता हूँ। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं आप लोगों को अभी सुना देता हूँ। यह स्टेटमेंट आप सुनेंगे और आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कहीं ना कहीं से कुछ लिख के उनके पास आ गया था। डिग्री विग्री के बारे में कुछ उनको पता नहीं था। डिग्री में क्या लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, इससे उनका कोई सरोकार नहीं था। किसी ने कुछ बता दिया, जल्दी से जो स्क्रिप्ट आई थी, अब वो स्मृति से हटे ना, इसलिए तुरंत वो पढ़ दी जाए। इस जल्दीबाजी में वो चीज़ें बोल गए। हाँ जी, आप लोगों ने सुन लिया होगा। रजिस्ट्रार साहब ने कहा कि जो डिग्री है उसका एनरोलमेंट नंबर है CC594 ऑब्लिक। मैं फिर से सुना देता हूँ। माइक थोड़ा पीछे कर ठीक है, सबने स्पष्ट सुना। रजिस्ट्रार साहब ने कहा CC594, और जो डिग्री है ये वाली, इसमें लिखा हुआ है CC
5544/74। एकदम मत घबराइएगा, मैं आपको इसको बार बार और अच्छे से समझाऊंगा। CC 5544/74। ये डिग्री जिसके पास सॉफ्ट कॉपी है आप उसे जूम करके देख लीजिएगा। हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट निकालने के बाद बहुत मुश्किल होगी इसको पढ़ने में। अब समस्या यहां पे 2-3 है। एक कमजोर टूटा फूटा सा मरियल सा तर्क भारतीय जनता पार्टी के स्वनामधन्य स्वघोषित महान जो नेता हैं वो ये दे सकते हैं कि नहीं नहीं ये बोलने में निकल गया होगा भाई साहब, जल्दीबाजी में निकल गया होगा। सो विदाउट बीइंग कन्वर्सेंट ऑफ द फैक्ट्स ऑन कैमरा माननीय रजिस्ट्रार जी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं, एक बहुत बड़ा आरोप है ये। माननीय मोदी जी के डिग्री के ऊपर जो पड़ताल चल रही है उसमें इतने गैर जिम्मेदाराना हो जाएंगे कि पूरे के पूरे एनरोलमेंट नंबर को वो गलत पढ़ देंगे ऑन कैमरा। आप में से अगर कोई भी साथी इस बात को मानने को तैयार है तो उन्हीं की बात का दूसरा हिस्सा कतई मानने लायक नहीं है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये तो माइनर मिस्टेक है, कुमार हो जाता है नहीं होता है, आई लग जाता है नहीं लगता। ये जालसाजी का मसला है, रजिस्ट्रार साहब को अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। धोखेबाजी का मसला है ये, फर्जीवाड़े का मसला है ये। यहां एक नुक्ता हटा कि कुछ का कुछ हो जाने की गुंजाइश है और आप पूरा का पूरा एनरोलमेंट नंबर गलत पढ़ रहे हैं, रॉन्ग पढ़ रहे हैं आप। रॉन्ग पढ़े हमको तो सीधी सी बात यह है भाई साहब, गलती उनकी भी नहीं है, रजिस्ट्रार साहब की भी गलती नहीं है। नौकरी उनको भी करनी है, बीवी बच्चे उनको भी पालने हैं, इस देश में इस शहर में उनको भी रहना है। अमित शाह और जेटली जी और माननीय मोदी जी के खिलाफ खड़ा हो जाना सबके बस की बात नहीं है, उनके बस की बात नहीं है। इस दोष का मैं ठीकरा उनके सर नहीं फोड़ना चाहता। जो मैं बात आपके सामने कहना चाहता हूं वो ये कि आज की तारीख में जब हम और आप यहां बैठे हुए हैं, चीजें लगातार मैनिपुलेट की जा रही हैं। लगातार सच को कैसे ढका जाए, उसके स्वरूप को कैसे परिवर्तित किया जाए, कैसे लोगों को इंटिमिडेट किया जाए, इसकी कवायद लगातार चल रही है। और इसीलिए मैं एक और फैक्ट की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। आप लोगों ने फॉर्मेट देखा? फॉर्मेट क्या है? 5544/74। 77, 78 ये जो बीए की मार्कशीट्स है उस पर टॉप राइट कॉर्नर में एक नंबर लिखा हुआ है हाथ से। पूरी प्रिंटेड मार्कशीट के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है 2366/74। ये एग्जैक्टली एनरोलमेंट नंबर का ही फॉर्मेट है। आप देखिए 5544/74, 2366/74। 74 में उनका एडमिशन है। बचाव की सिर्फ एक ही लाइन यहां पे बीजेपी बोल सकती है कि जहां 2366/74 लिखा हुआ है वहां एनरोलमेंट नंबर तो नहीं लिखा हुआ है। तो मैं पूछना चाहूंगा उन सभी बुद्धिमान लोगों से कि तो फिर ये क्या लिखा हुआ है हाथ से, अलग से, एक ही हैंड राइटिंग में, तीनों सालों की मार्कशीट पे? या तो आप ये बता दें, या तो मैं यही मानूंगा कि मार्कशीट के ऊपर अलग एनरोलमेंट नंबर है और डिग्री के ऊपर अलग एनरोलमेंट नंबर है, जो इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि मार्कशीट पे, डिग्री पे अलग अलग एनरोलमेंट नंबर नहीं हो सकते। एनरोलमेंट नंबर थ्रू आउट द एडमिशन जब तक आप पास नहीं हो जाते एक ही होता है। इस लिहाज से इन सारे प्रमाणों को ध्यान में रखने के बाद एक बार फिर से मजबूती से कह रहे हैं ये पूरी की पूरी डिग्री फर्जीवाड़ा है, जालसाजी है। इस पूरे डिग्री प्रकरण में मोदी जी की मार्कशीट और डिग्री से संबंधित कई तथ्य और फर्जीवाड़े अब तक सामने आ चुके हैं, लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि जो काम मीडिया को करना था वो काम आम आदमी पार्टी कर रही है। जो काम मीडिया के मित्र बहुत तत्परता के साथ तोमर के मामले में कर रहे थे, भावना गौड़ के मामले में कर रहे थे, कमांडो सुरेंद्र के मामले में कर रहे थे, उनका पूरा रवैया बदला हुआ है।
उन्होंने मोदी जी के पक्ष में इस फर्जी मार्कशीट को भी सही साबित करने का अभियान छेड़ रखा है। नेशन वांट्स टू नो कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है, इस फर्जीवाड़े के पक्ष में क्यों खड़े हैं वो लोग। एक नहीं कई फर्जीवाड़ा गुजरात से लेकर यहां तक सामने आया। गुजरात के उस समय के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कह रहे हैं कि जिस सब्जेक्ट में मोदी जी को पास दिखाया जा रहा है वो तो सब्जेक्ट ही नहीं था। दिल्ली के अंदर जो मार्कशीट जारी की गई, कंप्यूटराइज्ड मार्कशीट, अब यह बताया जा रहा है कि बिल गेट्स साहब ने 1978 में एक स्पेशल कंप्यूटर बना के दिल्ली यूनिवर्सिटी को भेज दिया था कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे 2014 में, अभी से उनकी कंप्यूटराइज्ड मार्कशीट आप रखिए। इतना सारा कुछ सच सामने आने के बाद एक फर्जी मार्कशीट बना दी गई जिसमें प्रिपेयर्ड बाय कौन है लिखा नहीं है, जिसमें 2366 क्या है किसी को मालूम नहीं है। और इस पूरे फर्जीवाड़े के पक्ष में जो मीडिया चैनल अभियान चला रहे हैं और सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको विनम्रतापूर्वक याद दिलाना चाहता हूं कि आज़ादी का एक वीडियो फर्जी आपके यहां चल चुका है पहले भी। कृपा करके इस ट्रैप में मत फंसिए, क्योंकि इस लड़ाई को आम आदमी पार्टी छोड़ने वाली नहीं है। इसकी जहां तक जिस स्तर तक जांच हो सकेगी हर स्तर पे हम लोग जांच कराएंगे, लेकिन इस फर्जीवाड़े से मोदी जी बचने नहीं पाएंगे। बीए की मार्कशीट फर्जी बनाई गई है, बीए की डिग्री फर्जी बनाई गई है, इसके पुख्ता प्रमाण हम लोगों के पास हैं। और दिल्ली विश्वविद्यालय के वीसी महोदय या रजिस्ट्रार महोदय को शायद पता ना हो, लेकिन वहां हमारे भी कुछ शुभचिंतक हैं जिन्होंने सच्ची जानकारी आज से 20 दिन पहले हमको दे दी थी, तब हम मैदान में आए। हम ऐसे नहीं कच्चे खिलाड़ी नहीं है कि आके चिल्ला रहे हैं कि ये डिग्री फर्जी है फर्जी है। हमारे पास पुख्ता प्रमाण है इस बात के कि ये डिग्री फर्जी है, ये मार्कशीट फर्जी है। इसलिए इस फर्जी को सही साबित करने के चक्कर में मीडिया के जो चैनल पड़े हुए हैं उनको नहीं पढ़ना चाहिए और उनको निष्पक्षता के साथ दोनों बातें दिखाइए, दोनों सच दिखाइए। जहां हम गलत हैं हमको दिखाइए, जहां मोदी जी गलत हैं उनको दिखाइए। 3 बजे का समय वीसी महोदय से मिला है, उनसे जाके हम रिकॉर्ड देखेंगे। सीआईसी के ऑर्डर का कंप्लायंस वो करने को तैयार है कि नहीं तैयार है, ये उनसे जाके पूछेंगे। कोई कल 3 बजे आपके सामने टाइम दिया गया है, सारे मीडिया के चैनल्स मौजूद थे, उनके सामने 3 बजे का कल समय दिया गया है, तो 3 बजे हम लोग जाएंगे। 3 बजे का समय उन्होंने दिया था, हमने कहा था 3 बजे एकदम पक्का 3 बजे। उन्होंने कहा 5-7 मिनट आगे पीछे हो सकता है। हमने कहा ठीक है 5-7 मिनट वेट कर लेंगे, 3 से 3:30 तक वेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, सवाल आपके सारे लेंगे कि सीआईसी का जो ऑर्डर है उसको कंप्लायंस करने के लिए बाध्यता है दिल्ली विश्वविद्यालय की। दिल्ली विश्वविद्यालय और वीसी महोदय अपनी छवि को और विश्वविद्यालय की छवि को खराब ना होने दें और जो सच है इस पूरी डिग्री के फर्जीवाड़े का वो सामने लेके आए।